हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2021 हॉलीवुड हॉरर मूवी दी नाइट हाउस के बारे में। इस कहानी में हम एक बेथ नाम की लेडी से मिलते हैं जो एक प्राइमरी स्कूल टीचर है और अपने पति ओवन के साथ एक आलीशान लेक हाउस में रहती है। पिछले 15 सालों से उसकी जिंदगी एक ही फ्लो में चल रही थी, लेकिन कल रात के अचानक एक हादसे से सब कुछ जैसे थम चुका है उसके लिए। कल रात जब वो सो रही थी, ओवन उनके बोर्ड से लेक के बीचों बीच जाकर गन से अपने आप को शूट कर लिया विदाउट एनी प्रॉपर रीजन और एक्सप्लेनेशन। हाँ, उसने एक नोट तो छोड़ा है बेथ के लिए, मगर उसका मतलब क्लियर नहीं है। वैसे भी बेथ अभी तक शॉक से बाहर निकल नहीं पाई। ओवन की कमी उसे खाई जा रही है। रात भर उसे अजीब अजीब से आवाजें सुनाई देती है, जैसे घर में और भी कोई हो। मेन डोर भी खुला हुआ मिलता है और दरवाजे पर हमें एक काला साया दिखता है जो उसे ही घूर रहा था। जैसे ही बेथ उसके तरफ देखती है, वो अंधेरे में कहीं खो जाता है। नेक्स्ट डे से बेथ अपने नॉर्मल रूटीन में वापस जाने की कोशिश करती है, मगर लेक की तरफ जाने पर उसे किसी के मडी फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो बोट से उसके घर तक जा रहे थे। ये वही बोट था जिसमें ओवन ने सुसाइड किया था। तो बेथ के मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। क्या फुटप्रिंट्स ओवन के हैं? क्या वो वापस आ चुका है? पूरा दिन वो इसी के बारे में सोचने लगती है, लेकिन शाम को जब वो स्कूल से घर लौटती है तब ये फुटप्रिंट्स गायब हो चुके थे। बेथ ओवन से अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, इमोशनली कंप्लीटली डिपेंडेंट थी उसके ऊपर। तो उसका ऐसे अचानक चले जाना बेथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो नाराज थी उससे, समझ नहीं पा रही थी ओवन ने ऐसा क्यों किया। मगर ऐसे तो वो पागल हो जाएगी, उसे मूव ऑन करना ही होगा। तो वो इस घर को बेचने की डिसाइड करती है और जब वो ओवन के सामान को पैक करने लगती है तभी उसे उसकी एक डायरी मिलती है। ओवन ने इसमें इस घर के सारे फ्लोर प्लान्स, इंटीरियर डिजाइन, प्लानिंग सब कुछ डिटेल में नोट डाउन किया था। लेकिन गौर से देखने पर बेथ को यहाँ पर अपने घर से बिल्कुल सिमिलर लेकिन एक रिवर्स फ्लोर प्लान भी दिखता है, जिसके ऊपर केयर ड्रोया लिखा था और साथ में लिखा था ट्रिक इट, डोंट लिसन टू इट। बेथ को इनका कोई मतलब समझ नहीं आता। ओवन क्या कोई दूसरा घर बनाना चाहता था? वो फ्रस्ट्रेटेड होकर सो जाती है और कुछ घंटे बाद अचानक ही उसकी नींद टूट जाती है। किसी ने घर का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया था। साथ में बेथ को ओवन के नंबर से मैसेज भी आता है। बेथ कॉल करती है इस नंबर पे, जरूर उससे कोई गंदा मजाक कर रहा होगा, लेकिन फोन से आवाज सच में ही ओवन की आती है। वो बेथ को खिड़की से बाहर देखने के लिए कहता है और जब बेथ ऐसा करती है तो उसे ओवन दिखता है, लेक के पानी में कंप्लीटली नेकेड। इसके बाद क्या हुआ बेथ को पता नहीं। जब उसकी आंखें खुली तो वो बाथरूम में थी। स्लीप वॉकिंग की बीमारी तो उसे बहुत सालों से है और कल रात का हादसा जरूर सपना ही होगा। कंफर्मेशन के लिए बेथ ओवन के फोन को चेक करती है। उसे कल रात का कोई मैसेज तो नहीं मिलता, मतलब वो सपना ही था, मगर उसे एक फोटो जरूर दिखती है एक लड़की की जो बेथ की तरह ही दिखती है मगर बेथ की नहीं है। तो ये फोटो किसकी है? बेथ के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगते हैं। वो अपनी एक लौती दोस्त क्लेयर को भी दिखाती है। क्लेयर उसके डाउट्स को समझ पा रही थी, लेकिन जो इंसान जिंदा ही नहीं, उसका कैरेक्टर एनालिसिस करके क्या मिलेगा? बेथ का मूड फ्रेश करने के लिए क्लेयर उसे डिनर पे ले जाती है। वहाँ उनके और 2 कलीग्स भी थे। बातों बातों में हमें पता चलता है बेथ एक डिप्रेशन की मरीज है। एंजाइटी, डार्क थॉट्स, एम्प्टीनेस, ये हमेशा से उसके प्रॉब्लम्स थे। तब ओवन उसे संभालता था, मगर वो खुद ऐसा कदम उठाएगा किसी ने सोचा भी नहीं। उसका सुसाइड नोट एक रिडल है। यू वर राइट, देयर इज नथिंग, नथिंग इज आफ्टर यू, यू आर सेफ नाउ। इसका मतलब क्या है? बेथ सबके सामने तो कुछ नहीं कहती, मगर जब वो घर आती है तो क्लेयर के सामने अपनी थॉट्स जाहिर करती है। उसे पता है इस चिट्ठी का मतलब। जब वो टीनेजर थी तब उसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। पक्का 4 मिनट के लिए उसकी धड़कन रुक गई थी। वो एक्सपीरियंस काफी वियर्ड था। उसने एक वॉइड फील किया, एक डार्कनेस, एक नथिंगनेस। ये बातें सिर्फ ओवन जानता था। तो उसकी इस चिट्ठी में ये जो नथिंग के जिक्र है वो जरूर बेथ के एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड होगा। पिछले 2 रातों से ओवन की आत्मा उसे विजिट कर रही है। बेथ उसे फील कर पा रही है। ये कहकर बेथ सो जाती है और कुछ घंटे बाद अचानक उसका घर कांपने लगता है। एक तेज आवाज से बेथ की नींद टूट जाती है और उसे ओवन की आवाज सुनाई देती है जो बाहर जाने के लिए कह रही थी। बाहर बेथ को कई सारे लड़कियां दिखती है, सभी पानी में कूद रहे थे। साथ में उसे लेक के उस पार एक घर भी दिखता है। बस एक झलक, कोई उसके कान में खुसफुसाता है, बोट।
कोई उसे बोट पे बैठने के लिए कह रहा था, शायद ओवन की आत्मा। मगर बेथ ऐसा नहीं कर पाती। उस बोट पे उसे खून दिख रहा था ओवन का। अचानक उसे किसी के फुटस्टेप सुनाई देते हैं। कोई उसके सामने आकर रुका था, मगर कौन? ओवन। बेथ उसे छूने की कोशिश करती है और इमीडिएटली बेहोश होकर गिर जाती है। और हम देखते हैं कोई इनविजिबल एंटिटी बेथ को बोट पर लेटाकर लेक के दूसरे तरफ ले जाता है। वहां सेंस लौटने पर बेथ को एक घर दिखता है जो उसके घर का डुप्लीकेट था। इवन नंबर भी सेम था, सिर्फ रिवर्स वे में लिखा गया था, जस्ट लाइक मिरर इमेज। उस घर में बेथ को वही लड़कियां दिखती है जिनके साथ ओवन कोजी हो रहा था। जैसे बेथ घर के अंदर जाने की कोशिश करती है तो वह अपने ही घर में लौट जाती है जहां वो खुद सोफे पर सो रही थी। क्या ये भी उसका सपना था? बेथ कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो चुकी थी, तो वो ओवन के लैपटॉप में चेक करती है और उसे बहुत सारे लड़कियों की फोटोज मिलती है जो देखने में बिल्कुल बेथ से सिमिलर थे। इन्हीं को तो बेथ ने कल रात उस घर में देखा था। अगर ये सच है तो वो घर भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। तब तक सुबह हो चुकी थी तो बेथ निकल पड़ती है उस घर को ढूंढने। लेक पार नहीं करती, जंगल के रास्ते उस तरफ जाने लगती है और वहां उसे मिलता है मेल, उसका पड़ोसी। वो कभी कभी इस जंगल में शिकार पर आता है, लेकिन उसने यहाँ कभी कोई घर नहीं देखा। वो बेथ को लेकर कंसर्न्ड था। उसे किसी फ्रेंड या फिर फैमिली के साथ रहना चाहिए। ऐसे अकेले रहने से उसके दिमाग पर असर पड़ेगा। असर तो पड़ रहा है, नहीं तो सुबह सुबह बेथ ऐसे जंगल में भटकती नहीं। वो लौट ही रही थी, तभी उसकी नजर पड़ती है एक पेड़ की तरफ। वहां एक एरो बना हुआ था। बेथ उस रास्ते को फॉलो करती है तो एक मेकशिफ्ट घर में जा पहुंचती है। ये उसके सपने की तरह परफेक्ट तो नहीं था, मगर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर था। इस घर के बिल्कुल सेंटर में बेथ को एक स्टैचू दिखता है, अजीब सा। साथ में किसी के फुटस्टेप भी सुनाई देने लगते हैं, एज इफ ओवन खुद उसे यहाँ लेकर आया था। बेथ जब इस बारे में मेल से बात करती है तो उसे पता चलता है उसे ना उस घर के बारे में पता है ना इस स्टैचू के बारे में, मगर उसने एक बार ओवन को देखा था इसी जंगल के रास्ते कहीं जाते हुए। उसके साथ एक लड़की थी, बेथ से सिमिलर, मगर बेथ नहीं। उसने बेथ को इन्फॉर्म नहीं किया इससे पहले क्योंकि ओवन ने उसे मना किया था। मेल उनके खुशहाल जिंदगी में फूट डालना नहीं चाहता था, मगर अभी बेथ को जानना है इस सब का मतलब। क्या ओवन का अफेयर चल रहा था इन सब लड़कियों से? वो घर लौट आती है और ओवन के सारे चीजों को देखने लगती है। तभी उसे एक किताब मिलती है केड्रोया नाम से। ये एक ऑकल्ट बुक थी जिसमें इसी डॉल का पिक्चर बना हुआ था। ये एक वूडू डॉल है, इससे डार्क फोर्सेस को दूर रखा जा सकता है। उस किताब में इविल स्पिरिट्स को कंफ्यूज करने का सारा तरीका लिखा था, जिस पर ओवन ने अंडरलाइन भी किया था। वो कब से इन सब चीजों पर बिलीव करने लगा? बेथ को फिर से घर में किसी का प्रेजेंस फील होने लगता है। अंधेरे कोने से जैसे दो आंखें हमेशा उस पर नजर रख रही थी। अगले ही दिन बेथ इस किताब के सेलर को ढूंढ निकालती है और उस दुकान में जा पहुंचती है। वहां उसे एक लड़की दिखती है, मेडलिन नाम से। ओवन के फोन में इसी की तो फोटो थी। मेडलिन इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि ओवन को वो पसंद करती थी। वो लोग एक दो बार डेट पर भी गए थे, मगर उनके बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। बेथ घर वापस आ जाती है। बहुत हो चुका अपने पति के डार्क साइड के बारे में अभी जानकर वो क्या करेगी। वो कुछ दिन के लिए क्लेयर के घर रहने की डिसाइड करती है, मगर जब वो पैकिंग कर रही थी उससे मिलने आती है मेडलिन। कहती है उसने कुछ देर पहले एक अजीब सा सपना देखा जहां वो अपने आप में बेथ को देख रही थी और कोई चीज उसे चेस कर रही थी। एक अजीब सा घुटन फील हो रहा था उसे। तो वो आ गई बेथ से मिलने, सारा सच बताने, पूरा सच। मेडलिन कहती है कुछ दिन पहले वो इस घर में आई थी, ओवन लेकर आया था उसे। वो लोग जंगल के रास्ते उस मेकशिफ्ट घर में भी गए थे और वहां ओवन का बिहेवियर कुछ अजीब था। उसने मेडलिन के हाथ वो स्टैचू रखा और उसे किस करते हुए अचानक से चोक करने लगा, ऐसे वो मेडलिन को मारना चाहता था। मगर मेडलिन के बोलने पर रुक भी गया और उसे माफी भी मांग लिया। मगर उसे घर छोड़ते वक्त ओवन की बातें बहुत कंफ्यूजिंग लगी थी। उसने कहा वो बहुत टायर्ड है, इससे काम नहीं हो रहा और रोक नहीं पा रहा। वो यहाँ वो किसे रोकने की बात कर रहा था मेडलिन समझ नहीं पाई और उस दिन के बाद उसने फिर कभी ओवन से नहीं मिला। इतना कहकर मेडलिन निकल जाती है और बेथ जाती है जंगल के अंदर उस घर में। उसका मन कह रहा था सारा राज इसी घर में छुपा है, मगर उस घर में उसे जो भयानक नजारा दिखा उसका कोई आइडिया बेथ को नहीं था। बारिश में घर के फ्लोर बोर्ड्स कमजोर पड़ गए थे, बेथ के धक्के से टूट गए और बेथ को उनके नीचे कई सारे लाशें दिखती हैं।
प्लास्टिक से रैप किए गए। डर से बेथ की हालत खराब हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था ओवन एक खूनी है। इतने सारे लड़कियों का खून किया है उसने। वो घर लौट आती है, क्लेयर को कॉल करके मिलने बुलाती है और तभी उसे कुछ महसूस होता है, एज इफ कोई उसके सामने खड़ा है, वही इनविजिबल एंटिटी। बेथ बहुत खुश हो जाती है। उसे लगा ओवन वापस आ गया है। वो उसे गले लगाती है, लेकिन तभी कोई उसके कान में खुसफुसाता है, मैं ओवन नहीं हूँ। आईने में बेथ को एक विजन दिखता है, बिल्कुल उसके ही जैसे एक लड़की को ओवन मार रहा है। आईने पे उसका सर पटक पटक के। ओवन के चेहरे पर क्रुएल्टी और हेल्पलेसनेस का एक अजीब सा मिक्सचर है, जैसे कोई उसे फोर्सफुली ये सब करवा रहा है। बेथ तो सहन नहीं कर पाती। वो भागने की कोशिश करती है तो ये इनविजिबल एंटिटी उसके माथे को भी आईने पे पटक देती है। शायद कुछ सेकंड के लिए बेथ ब्लैंक हो गई थी। फिर जब वो सेंस में लौटती है, वो खुद को एक रिवर्स वर्ल्ड में पाती है। उसे वही सारी लड़कियां दिखती है जो किसी से छुप रही थी। उसे ओवन भी दिखता है, एक लड़की को मारकर उसके हाथ पैर ठीक उस स्टैचू की तरह बांधते हुए। बेथ के सिवा वहां और एक प्रेजेंस भी था, एक डार्क एंटिटी का। इसे बेथ रिसेंटली अपने घर में 2 बार देख चुकी है। बेथ जैसे जैसे एक एक कमरे को पार कर रही थी, उसे हर कमरे में ओवन दिख रहा था, अलग अलग लड़की के साथ, अलग अलग पोजीशन में। वो उन्हें मार रहा था और वो डार्क एंटिटी उसे देख रही थी। फाइनली एंटिटी बेथ पर हमला कर देती है, उसे खींच कर नीचे ले जाती है और बेथ को वहां अपने सामने ओवन दिखता है। उसके पास खुद बेथ सो रही थी, मतलब ये उसकी आत्मा है और उसका शरीर वो वहां पर सो रहा है। मगर ये बंदा ओवन नहीं है। इससे बात करके ही बेथ का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। ये एंटिटी कहती है उसने इससे पहले भी बेथ से मिला है, वो जब मर चुकी थी तब। बेथ उसे जानती है, ही इज नथिंग। वो सूनापन जो वो हमेशा से अपने आसपास फील करती रही, ये एंटिटी वही है, तब से उसके साथ है। उसे बेथ वापस चाहिए। उसने ओवन से उसे खून करवाने की कोशिश की, मगर ओवन ने उल्टा उसे ट्रिक किया, उसके बदले दूसरे लड़कियों को मार डाला। यहाँ पर बेथ के लिए कुछ बातें क्लियर हो जाती है। जब वो ओवन से कहती थी कि उसे हमेशा अपने आसपास एक डार्कनेस, एक एम्प्टीनेस फील होता है, एक नथिंगनेस फील होता है, वो रियल था, क्योंकि ये एंटिटी, ये नथिंग हमेशा उसके पास ही रहता था। उसने ओवन के दिमाग के साथ भी खेलना शुरू कर दिया था। हमेशा उसके कान में विस्पर करता था बेथ को मारकर उसके पास वापस भेजने के लिए। तो ओवन ने बेथ को बचाने के लिए ऑकल्ट की मदद ली। केयर ड्रोया नाम के उस किताब के मुताबिक इस घर से सिमिलर और स्ट्रक्चर को बनाया, इस वूडू डॉल को बनाया और स्पेल कास्ट किया, जिसे नथिंग को लगने लगा वो घर असली है और वो लड़की बेथ है। उसके लिए ओवन को एक सीरियल किलर बनना पड़ा था। मगर मेडलिन वाले हादसे के बाद ओवन और खुद को संभाल नहीं पाया। ऐसे और कितने लड़कियों की जान लेगा वो। नथिंग धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। उसके लिए और होल्ड करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। वो समझ चुका था नथिंग डायरेक्टली बेथ को हार्म नहीं कर पाएगा। उसे एक जरिया चाहिए, उसे ओवन चाहिए। इसीलिए ओवन ने खुद को मार डाला, सुसाइड कर लिया, जिससे बेथ सेफ हो जाए। लेकिन क्या अभी बेथ सच में ही सेफ है? शायद नहीं। हम देखते हैं नथिंग बेथ को चोक करके उसके हाथ पैर ठीक उसी तरह से बेंड कर रहा है जिस तरह से ओवन उन लड़कियों को बांधता था। उसे लेक में ले जाता है नथिंग, उस बोट में बिठा देता है। हमें आसमान में 2 चांद नजर आते हैं जो लाइफ एंड डेथ को सिंबलाइज कर रहा था। बेथ अभी इन दोनों वर्ल्ड के बीच फंसी है। इन रियल वर्ल्ड सुबह हो चुकी थी। बेथ का मैसेज पढ़कर क्लेयर आ गई थी उससे मिलने, मगर पूरे घर में वो कहीं नहीं थी। फाइनली क्लेयर की नजर पड़ती है लेक की तरफ, जहां बोट पर बेथ बैठी थी अनकॉन्शियसली। वो बेथ को जोर जोर से पुकारने लगती है, मगर बेथ के कान तक उसकी आवाज पहुंच नहीं रही थी। उसका शरीर सिर्फ यहाँ था, मगर स्पिरिचुअली वो ट्रैवल कर रही थी। उसे अपने सामने वो नथिंग दिखता है, ओवन के रूप में। वो उसे दिखाता है उस रात ओवन ने कैसे सुसाइड किया था, और अभी वो बेथ का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। यहाँ उसका कोई नहीं, उसे नथिंग के पास वापस जाना चाहिए, वही उसकी असली जगह है। बेथ हाथ में गन उठा लेती है, ट्रिगर प्रेस करने ही वाली थी कि उसे रियलिटी से क्लियर की आवाज सुनाई देती है और वो धीरे धीरे रियलिटी में वापस जाती है। क्लियर उसे वापस ले आती है, संभालती है उसे। उसके आवाज से मेल भी आ पहुंचा था। वो देखता है बेथ बोट की तरफ कुछ देख रही है, मगर क्या? वहां तक कुछ भी नहीं। बेथ से पूछने पर वो भी सेम जवाब ही देती है, देयर इज नथिंग। लेकिन उसका मतलब अलग था, क्योंकि बोट पर बैठे काले साए को सिर्फ वो ही देख पा रही थी।
हाँ, नथिंग अभी भी उसका पीछा कर रहा है, मगर उससे डील करना अभी बेथ सीख चुकी है। उसे जीना है अपने लाइफ में और कभी किसी भी डार्कनेस और डिप्रेशन को जगह नहीं देगी वो। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर है विद अ सुपरनैचुरल ट्विस्ट। यहाँ पर जिस नथिंग के बारे में बताया गया है वो शायद डेथ है। बेथ ने एक बार उसे चीट किया था तो वो उसके साथ जुड़ गया उसे वापस ले जाने के लिए। ओवन ने बेथ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की मगर कर नहीं पाया। साइकोलॉजिकली हम इस नथिंगनेस को डिप्रेशन भी कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिप्रेशन को क्योर करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक की हेल्प तो नहीं लेता, ना सीरियल किलर बन जाता है। डेफिनेटली ये कहानी एक सुपरनैचुरल हॉरर है, मगर पोर्ट्रे बहुत ही क्लेवरली किया गया है। नथिंगनेस को डार्कनेस के जरिए कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है। एक कैरेक्टर देना, घर के स्ट्रक्चर में ब्लेंड करना, ये सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।